वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन अली कादरी साहब। जी यूबी साहब, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की आपने बात की, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देखिए मुख्तसरन ये है कि जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी या जो ज़्यादा इनकम कमाएगा उसको ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। अब जो टैक्स स्लैब्स हैं वो तो उन्होंने प्रोग्रेसिव कर दिए, लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का असल मकसद ये नहीं है कि टैक्स स्लैब में आपने प्रोग्रेसिव कर दिया कि कम आमदन वालों को कम टैक्स लगाया, ज़्यादा आमदन वालों को ज़्यादा टैक्स लगाया। आज भी मेरा सवाल यही है कि 5,550 अरब का जो ये आपने हदफ तय किया है, इसमें से ब्रॉडनिंग का हदफ क्या है? क्या कोई आपने ब्रॉडनिंग का हदफ तय किया है? क्या आपने कोई ये हदफ तय किया है कि हुकूमत इस साल में इतने लाख जो है टैक्स नॉन पेड नहीं फाइनेंस लाएगी? करेगी? वो कहते ज़रूर हैं कि जी हम करेंगे, लेकिन कहाँ टारगेट है? 40 लाख टैक्स पेयर्स क्या होंगे? क्या 50 लाख टैक्स पेयर्स होंगे? हाँ, अगर होंगे तो फिर शायद आप ये बजट अचीव कर सकें, लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए मेजर्स क्या किए जाएंगे, क्या ऐसी चीज़ें की जाएंगी। और अगर देखा जाए तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का तो पहले भी हमने डायरेक्टरेट डेवलप किया था, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी इम्प्लिकेशंस और उसका काम करना वो आज भी क्वेश्चनेबल है। नहीं हसन भाई, वो तो आज पीएम साहब का बयान भी आ गया ना, वज़ीर आज़म साहब का, शब्बर ज़ैदी की मुशावरत से हम ये टैक्स एफबीआर को दुरुस्त करेंगे, जी इसकी सिमत को दुरुस्त करेंगे और जी टैक्स जो हदफ रखा है उसको पूरा करेंगे। जी क्या उनकी ज़ेर निगरानी, उनकी मुशावरत से, या जिस तरह वो या बजट पेश हुआ है इस तरह उनकी मुशावरत से आगे बजट पूरा होगा? नहीं, देखिए बात यह है कि यूबी साहब जो बात आप कर रहे हैं उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल करेंगे, और शब्बर ज़ैदी साहब से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ अस, प्रोफेशनल हैं, वो टैक्स पेयर को भी समझते हैं, लोगों को भी समझते हैं। और जैसे ताहिर साहब ने कहा कि हमें इस हुकूमत से अभी भी उम्मीद वाबस्ता है, हम नाउम्मीद नहीं है, और नाउम्मीदी वैसे भी गुनाह है, हम नाउम्मीद नहीं है। मगर सवाल ये है कि देखिए बजट आपका एक ट्यून सेटअप करता है आगे जो आपने जिस तरह मामलात लेके चलने, तो जो ट्यून सेटअप हुई है, गवर्नमेंट ने जो मामलात अपने दिखाए हैं बजट में, वो उसके विजन के बिल्कुल बरक्स हैं। बजट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन को ज़्यादा हिट किया गया है, डायरेक्ट टैक्सेशन को कम हिट किया गया है। अगर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है और उनकी बात को अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो उनका मकसद यही है कि जनाब जिन्होंने ब्लेस्ड क्लास है या जिन्होंने पैसे कमाए हैं उनसे पैसे लेके जो अनब्लेस्ड क्लास है उसके ऊपर लगाया जाए। जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि जी निज़ाम यही होना चाहिए कि जो अनब्लेस्ड है या लेस प्रिविलेज्ड है उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाए। तो उस मामले में यही है कि देखिए आप ब्लेस्ड क्लास पे टैक्स क्यों नहीं लगाते, आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ क्यों नहीं आते, ब्रॉडनिंग की तरफ क्यों नहीं आते। आज आप सवाल करते हैं आवाम से बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से कि जी आप बताइए हम आपको उसका अवार्ड देंगे, ये करेंगे, 23 जून के बाद जिसने मिनिस्ट्री बेल नहीं की तो कोई बचेगा नहीं, उससे क्या मुराद है? देखिए वो भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने एक डेटरेंस लेवल, लेकिन देखिए येट अगेन बात क्या है, बात ये कि जो पिछली एमनेस्टी थी उसको हमने बड़ा ब्रॉडर सेंस में रखा। अब जब हमारे पास पिछली एमनेस्टी का एक लॉ था और वो एमनेस्टी बड़ी मुनासिब रही और अच्छी खासी रेवेन्यू कलेक्शन हुई, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये एमनेस्टी जो है जो अब लाई गई है वो इतनी नैरो बेस्ड क्यों लाई गई है, जिसके अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग एमनेस्टी नहीं ले पा रहे। कैश लोग जब तक बैंक में जमा नहीं कराएंगे एमनेस्टी नहीं ले पाएंगे, तो लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई। तो अगर आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, देखें एमनेस्टी का मकसद क्या था कि आप टैक्स पेयर्स को इकट्ठा करते हैं और उनको वन टाइम ऑप्शन देते हैं कि जनाबे वाला आप एक दफ़ा अपने मामलात को ठीक कर लीजिए और उसके बाद टैक्स कल्चर का पार्ट बनिए। अच्छा असल में जो स्टेट सेक्टर पे भी नए टैक्स लगाए गए हैं और रिटेलर पे भी जो टैक्स में तब्दीली की गई हैं वो क्या है? जी, रिटेलर की टैक्स में तब्दीली ये की गई है कि उसका जो लिमिट है उसको 2 मिलियन तक कर दिया गया है और रिटेलर को कहा गया है जो छोटे दुकानदार हैं उन पे भी टैक्स लगेगा। तो जो जैसे लाहौर टैक्स बार ने मामलात कहे थे और जो एक विजन अपना पे दिया था रिटेलर्स के हवाले से कि जनाब उनको एक फ़िक्स टैक्स रिजीम में ले जाया जाए, और एक अरसे से कहा जा रहा है, आज से नहीं, मेरा ख्याल है ज़ाहिद साहब एग्री करेंगे, जब ज़ाहिद साहब की सदारत भी थी लाहौर टैक्स बार की उस अरसे से कहा जा रहा है, और फिर हबीबुर रहमान ज़ुबैरी साहब की आई और फिर बाकी जो हमारे सदूर खुरम शहबाज भट्ट साहब इस टाइम है। तो पाकिस्तान टैक्स बार हो, लाहौर टैक्स बार हो, रिटेलर के लिए एक वो तरीक़ेकार वज़ा कर रहे हैं, लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता मादत के। नहीं, अब उम्मीद है अडॉप्ट किया जाएगा? नहीं, अडॉप्ट नहीं किया गया, इसी को तजवीज़ ही ज़ेरे गौर नहीं है। और दो हसन की बात से एक बात आपसे मैं अर्ज़ कर दूं कि आप जब इंडस्ट्री के लिए टैक्स रजीम चेंज करते हैं,
ये पॉलिसीज की तसलसल का ब्रेक है। जी जी अगर किसी ने कोई नई इंडस्ट्री लगाई थी इस बुनियाद पे कि आपने टैक्स मराद दी हुई जी, जी। है और अभी वो इंडस्ट्री चली है या 1 साल चली है 2 साल चली है और आपने पूरा टैक्स स्ट्रक्चर उनका चेंज करके मराद वापस ले ली है, जी, तो इस तरह से जो लोगों की फिजिबिलिटीज होती हैं और जो प्लानिंग होती है वो फेल हो जाती है। उन्होंने अपनी फिजिबिलिटी के तहत लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं और इस तरह से लोगों ने अपना बिजनेस प्लान किया होता है, कैपिटल में वो वाली रकम को नहीं इंक्लूड किया होता जो टैक्स का कंपोनेंट है। अब हर चीज जब खरीदेंगे टैक्सेस पे करके खरीदेंगे तो बिजनेस का साइज छोटा हो जाएगा। ये हसन की बात से मैंने आगे बात बढ़ाई जो आपने जीरो रेटेड बात कही कि एक्सपोर्ट सेक्टर को चेंज किया है। मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर जीरो रेटेड रजीम को वापस लेने की कतई जरूरत नहीं थी। उसमें एक लेकुना था कि जो वो इंडस्ट्रीज जो वो सेक्टर डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं उसकी टैक्सेशन प्रॉपर नहीं थी, उसको ठीक किया जा सकता था। उन्हें ऑन बोर्ड करके सिर्फ उसका एक कंपोनेंट जो कि डोमेस्टिक सेल से रिलेटेड है उसकी टैक्सेशन को ठीक करने की जरूरत थी और बड़ी आसानी ठीक हो सकती थी। इस स्टेज के ऊपर जब आपके मुल्क को एक्सपोर्ट रिमिटेंसेस की शदीद जरूरत है और आप एक्सपोर्ट के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, आपका इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा हो गया है, अब मुल्क के पास तो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएंगी तो मुल्क चलेगा ना, वरना सारा तजारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, इंपोर्ट्स तो ऊपर जा रही हैं, वो हमारे पास प्रोडक्शन है नहीं है। आप पहले कह रहे थे बजट तो हालांकि जो बनाया जाता है वो तो डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए रवायती असूलों को अपनाते हुए फिर बनाया जाता है, ज़मीन हक़ाइक़ को देख के बनाया जाता है, लेकिन हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शंस हैं अयूबी साहब, ऑप्शंस हैं, हुकूमत की तरजीहात होती हैं। आप देखें जिस मुल्क के वजीर आजम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, आप यहाँ पे प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आई कैप के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, क्या इस मुल्क में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं? टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स गुजारिश ये है कि 20 लाख लोग टैक्स गोशवारा फाइल करते हैं। वजीर आजम साहब हमारे जो वजीर खजाना है और हमारे जो वजीर रेवेन्यू हैं उन्होंने भी कल जो है फ्लोर पे भी ये बात कही और अपने पैगाम में भी कही कि सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ाने के बराबर है। पाकिस्तानी अवाम या बच्चा पैदा होने से उसको गोर तक जाने तक हर बंदा टैक्स अदा करता है। अगर लोग सैलरी वाले टैक्स अदा करते हैं, लोगों का बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जो डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स करता है, शेयरों का जो मुनाफा मिलता है उस पे टैक्स करता है, बोनस पे टैक्स करता है। अगर लोग वो शुमारा दाखिल नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्स पे नहीं करते। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग टैक्स अदा करते हैं, डायरेक्ट टैक्स अदा करते हैं। मैं इनडायरेक्ट टैक्स से जिसकी तरफ इशारा किया आपने वो तो हर शख्स अदा करता है, जो भी चीज खरीदता है ट्रांजैक्शन टैक्स कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन्स की सूरत में करोड़ों लोग इनकम टैक्स बिलों पे अदा कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर लोग सिर्फ अपना गोशवारा दाखिल, और गोशवारा क्यों नहीं दाखिल करते? आपने कवानीन इतने कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, आपने फॉर्म इतने मुश्किल बनाए हुए हैं, वुकला की इंटरवेंशन के अगेंस्ट। अब एक सादा आदमी जिसके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं उसको डिविडेंड मिलता है, बैंक 10% टैक्स काट के सरकार को जमा करवा देता है एफडीआर को, क्या वो शख्स टैक्स नहीं पे कर रहा? प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना रिकॉर्ड फौरी तौर पे दुरुस्त करना चाहिए, सही सर्वे करवाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो कितना आ रहा है। टैक्स रिटर्न का ना दाखिल करना का मतलब ये नहीं कि वो शख्स टैक्स पे नहीं कर रहा। और प्राइम मिनिस्टर साहब की इतला के लिए अगर हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराना शुरू कर दे तो आपको सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। आपको मैं यकीन से आपके प्रोग्राम से तवस्सुत से एफबीआर के नुमाइंदों से बात सेकंड कीजिएगा, अगर हर शख्स अपनी रिटर्न फाइल कर दे आपको अरबों रुपए के रिफंड वापस देने पड़ जाए। लोगों पे आपने जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया हुआ है वो उनकी हकीकी टैक्स लायबिलिटी से कई गुना ज्यादा है। जी चौधरी साहब, दूसरा ये जो कार्टेज इंडस्ट्री पे सेल टैक्स में तब्दीलियां की हैं उससे क्या अवाम पर असर क्या होगा? सर गुजारिश ये है कि अगर आप इक्तिसादी सर्वे देखें तो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपकी एक्सपोर्ट, आपकी सर्विसेज में थोड़ी ग्रोथ है। मोस्टली जो सेक्टर एग्रीकल्चर है या आपकी इंडस्ट्री है या ट्रेड है, सब जगह पे लोग फेल हो गए हैं। आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उन्होंने अपना जो टारगेट है उसको पूरा किया और इनाम उनको ये दिया गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री मुझसे कहते थे कि जिसके सालाना बिल 8 लाख रुपए से कम थे, वो इंडस्ट्री जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं, जिनके सालाना बिजली गैस के बिल 8 लाख से कम है 12 माह के, वो कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे लेवल के लोग हैं, उनको सेल टैक्स में आने की जरूरत नहीं। अब उनको भी सेल टैक्स में शामिल कर लिया। अब ये कहा गया है कि जिसके पास इंडस्ट्रियल और जिसके पास मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पे अगर किसी का 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का भी बिल है, कमर्शियल बिल है, तो उसको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। इसके साथ इंडस्ट्री के ऊपर कंडीशन लगाई गई है कि आप जिसको माल बेचेंगे आप
आप उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दें। ये हमारी ज़मीनी हकायक के मुखालिफ है। यहाँ का बिजनेसमैन अपने गाहक से जब उसके तफसीलात मांगता है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। उसका देखो एक अच्छा तो 182A खत्म कर दिया, 1125 खत्म कर दिया हुकूमत ने, ये आवाम की फेवर में नहीं है। देखिए 182A जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट की आप बात करते हैं, उस एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से बहुत कम लोगों का लेना देना है। जो कारोबार करने वाले अफराद हैं, जिस तरह इंपोर्ट की सेल है, इंडस्ट्री की सेल है, इंडस्ट्री की सेल के लिए इंडस्ट्रियल लिस्ट को अपने छोटे छोटे ट्रेडर से शनाख्ती कार्ड वसूल करना पैनिक हो जाएगा। आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, आपकी सेल्स कम हो जाएगी, आपको टैक्स कम मिलेगा। आपको 3 महीने 6 महीने बाद जाके इस कानून पे रिव्यू करना पड़ेगा। अभी ये तजवीज़ है। मैं मोहतरम पार्लियामेंटेरियन से गुजारिश करता हूं कि होश के नाहुन लें। जिस तरह 20 लाख लोग टैक्स नहीं देते, इस तरह यहाँ शनाख्ती कार्ड हर बंदा नहीं दे सकता। आप मखसूस इंडस्ट्रियों को इस पे करें, छोटे लेवल से इसको शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता करें, पैनिक नहीं करें, अपना नुकसान मत करें। ये गवर्नमेंट अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार रही है। ऐसे कवानीन कभी ना, ये पहले भी कोशिश की गई थी। हफीज शेख साहब की साबका दौर में 2013 में, उससे पहले 2008 में ये कई दफा कानून आया है कि जो खरीदार है अपना शनाख्ती कार्ड दे। ये कानून नहीं चल सकता, ये हमारी जमीनी हकायक के खिलाफ है। इसके तरीकेकार और हैं जो स्टेक होल्डर्स ने इनको बताए हैं, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है ये। बुनियादी तौर पे गुजारिश ये है यूबी साहब, जब आपको एक प्रोफेशनल प्लान दे रहे हैं कि आप बिजनेसमैन को के, छोटे ताजर को, कि आप अपना जितना बैंक अकाउंट चला रहे हो उसका सादा 1 सफ़े का साल बाद गोशवारा दे दो, जितना आपने टर्नओवर किया उसका आधा फीसद या 1% फिक्स टैक्स ले लें। चलो सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अभी तो बहुत से सवाल हैं। ताहिर मलिक साहब, 2013 में हमारी एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर थी, 2018 में 16 अरब डॉलर रहेगी। अब एक्सपोर्ट सेक्टर पर 5 सेक्टर पर जीरो रेटेड पे भी नए टैक्स लगा दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं, हमारे एक्सपोर्ट आगे जा पाएगी, कोई बेहतरी की तरफ को उम्मीद की जा सकती है? यूवी साहब, आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले जो जाहिद साहब ने फरमाया और जो हसन साहब ने एमएनएसटी के हवाले से फरमाया, उसमें मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ कि उसको फेल करने में हमारे प्राइम मिनिस्टर का अपना हाथ है। एमएनएसटी स्कीम को एग्जैक्टली देखिए कैसे जी कि एक तरफ कह रहे हैं कि जी ये एमएनएसटी स्कीम आपके लिए अनाउंस की गई है, और दूसरी तरफ साथ ही अवाम को ये धमकी भी दी जा रही है कि जी आपकी सारी फाइलें खुल जाएंगी। तो मुझे बताइए कौन सा सरमायादार है जो अपने पीछे वो ये कह रहे हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, अगर वेल नहीं करेंगे तो बाद में पकड़ लेंगे। किसका मौजूद नहीं है? जी क्या उनके पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड नहीं है? जी आप एक उसको स्वैप करें, यू विल गेट द ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द पर्सन कि उसका कितने बैंकों में अकाउंट है, उसका किस में क्या क्या है। नंबर 2, इसी तरीके से आप ये देखिए ना कि जो मैंने पहले अर्ज किया कि टैक्सेस सिर्फ ये 20 लाख लोग नहीं दे रहे हैं, ये 22 करोड़ आवाम दे रही है। जी तो उसमें कोई नहीं शक, बच्चे के पैम्पर से लेकर आखिरी बंदे कफन तक तो वो टैक्स अदा करें। जी वो तो बता दीजिए। जी पैदा होने से लेकर गोर तक। जी मतलब आप कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र की जगह लेने के लिए भी आपको पर्ची कटानी पड़ती है, वो गवर्नमेंट का टैक्स है, की पर्ची होती है। जी वो भी गवर्नमेंट का टैक्स है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम एक्सपोर्ट की तरफ, क्योंकि मैं कार्गो एजेंट भी हूँ तो उस हवाले से और स्पेशलाइज्ड हूँ मैं एक्सपोर्ट के हवाले से भी। इस वक्त देखें जितनी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जी मैं ये बड़े कंफर्म तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, ना ये पहले 26 करोड़ थी और ना ये अब 13-14 करोड़ है। जी हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, ये एक्चुअल जो फिगर्स आपको देते हैं एक्सपोर्ट की, ये कन्वर्जन रेट पे देते हैं कि डॉलर कितने का कन्वर्ट हुआ, उतने ही अरब खरब रुपए बना दिए। असल एक्सपोर्ट अगर आप इस वक्त देखें तो ना होने के बराबर होगी हुई है। आप जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, यान वालों को ले लें आप, क्योंकि यान पे ऐसा मुझे ना ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आप
प्रॉपर्टी की दुनिया में ट्रांसपेरेंट और फेयर डील का वाहिद इदारा अयूबिया डेवलपर्स। पाक अयूबिया कॉलोनी की शानदार कामयाबी के बाद गफार टाउन समेत रिहायशी और कमर्शियल प्लाट्स, जरी और हाउसिंग सोसाइटीज के लिए रकबाजात की खरीदो फरोख्त के लिए तजर्बाकार और बाएतमाद स्टाफ आपके जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के ख्वाबों की तकमील के लिए हमा वक्त कोशां। ज़ेरे सरपरस्ती पीर सुल्तान ख्वाजा मोहम्मद अयूब कादरी चिश्ती जहांगीरी, चीफ एग्जीक्यूटिव साहबजादा राव अली अफसर अयूबी। एड्रेस अयूबिया डेवलपर्स, मियां प्लाजा, छांगा मांगा रोड, बिलमुकाबल PSO पंप, कोट राधा किशन, जिला कसूर। राब्ता नंबर 030043213535। पंजाब की नामवर, दिलकश, मुनफरद और टॉप 10 सोसाइटीज में चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी का शुमार होता है। और क्यों ना हो, ये बहरिया टाउन और लेक सिटी रायमंड रोड लाहौर के संगम में वाक़े चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी 6000 से ज्यादा किनाल पर मुश्तमिल, जहां 250 से ज्यादा घर रिहायशी और 50 से ज्यादा जेर तामीर हैं। ये सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट 1925 के तहत 1989 को मार्ज वजूद में आई, जिसका मेन पार्क 75 किनाल पर मुश्तमिल खूबसूरत तकनीकी और तख्लीकी तरीके से डिजाइन किया गया है। चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी के पैटर्न ज़ियाद रिजवी हर साल अपनी निगरानी में 5000 से ज्यादा पौधे लगवा कर सजारकारी मुहिम का आगाज करते हैं। इसीलिए सोसाइटी सरसब्ज़ शादाब और हरे भरे दरख्तों में छुपी हुई है। यही नहीं, यहाँ के रिहायशियों को इंतजामिया की जानब से गैस नो एक्स्ट्रा चार्जेस के दी गई है और फ्री फिल्ट्रेशन वाटर प्लांट का पानी मुहैया किया जाता है। सोसाइटी के प्लाटों की कीमतें बहुत कम रखी गई हैं ताकि आम आदमी और तनख्वाहदार तबका आसान अकसाद पर अपना घर तामीर कर सके। जब हमारी मीडिया टीम ने चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों से राब्ता किया तो उनका कहना था, चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया की वजह से, सिक्योरिटी समेत दीगर मराहत मिलने की वजह से सोसाइटी अमन का गहवारा और खूबसूरत नजर आती है। मैं तकरीबन 5 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। अच्छा। और शुक्र है, काम वगैरह जो भी होता है सोसाइटी में कंप्लेन करो तो कर देते हैं। किसी किस्म की यहाँ पे आज तक कोई परेशानी हमें नज़र नहीं आई। सिक्योरिटी वाइज मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तैयब रिजवी साहब जो हैं, फिर उनकी जो मैनेजमेंट है सारी, कर्नल साहब हैं, लोधी साहब हैं, उनके नीचे जो